Hello there, this is Dr. CK Narayan coming to you once again in yet another episode of Charts and Beyond. थोड़ा समय हो गया मैं लास्ट वीडियो करने के बाद, वो इसलिए था क्योंकि बाजार एक ही तरफ जा रहा था. यू नो एवरी डे वी वर ऑल लुकिंग फॉर मार्केट्स टू फाइंड अ बॉटम, और वेरियस लोग ने कहा आज ये हो गया, आज वो हो गया, इसकी वजह से बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से बढ़ना चाहिए. लेकिन हुआ ये कि मार्केट तो बढ़ा ही नहीं. तो हमने टर्निंग डेट निकाली थी 11 फरवरी को, ठीक है, 12 को कुछ एक्शन बना. फिर मैंने कहा था कि 19 फरवरी को एक टर्न डेट बनेगा, और उसमें हम ये देख रहे थे कि 22,800 टूटे नहीं. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को देखिए ये वाली चार्ट मैंने ट्वीट भी करी थी. ओके, और ये दिस इज़ द चार्ट अ लिटिल अर्लियर. उसके बाद थोड़े अपडेट्स हो गए प्राइसेस के, बट व्हाट आई हैड सेड वाज दैट ये कोई पिच फोर्क की लाइन थी, सो आई हैड पुट पिच फोर्क लाइन. दिस इज़ द मीडियन लाइन, दिस इज़ द प्रायर रिट्रेसमेंट लाइन, प्राइस सपोर्ट लाइन. ठीक है, तो कोई रीसेंट ट्रेंड लाइन, और ये जो थी ये 19 फरवरी की डेट थी. ओके, और ये 22,800 तब तक तो होल्ड कर रहा था. सो फार सो गुड. तो उम्मीद तभी यही थी कि भाई 19 फरवरी तक 22,800 नहीं टूटे तो वहाँ से थोड़ी सुधार आनी चाहिए. इस सुधार में हम बैठे रहे. 19 का देखिए जाग करके अगला दिन हुआ, 20 हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट तो आई नहीं, राइट. And then we were looking at it, and let's say we try to blow this up a little. और ये यहाँ पर 20 हुआ, फिर ये 21 हुआ. अगेन नो इम्प्रूवमेंट, बट 22,800 गॉट अटैक्ड. अब तक तो सारी दुनिया एक ही धुन गा रही थी कि 22,800 पे सपोर्ट है, वो टूटने से यहाँ घनघोर मंदी आ जाएगा. ठीक है, तो उसके बीच क्या हुआ कि ये 19 फरवरी का जो टर्न डेट था वो आया और चले गया. और फिर क्या हुआ कि 24 को 22 को टूट गई थी, 21 को, एंड देन इट क्लोज बिलो. अब जब ही 22,800 22,780 ये सब जो लेवल्स है वो टूटी और उसके नीचे बंद भी आ गई और ये टर्न डेट भी चले गया, तो अकॉर्डिंग टू मी इन माई बुक्स और द वे आई सी द मार्केट, ये ख्याल अपने को बिल्कुल छोड़ देना है कि यहाँ से मार्केट सुधरेगा. क्योंकि मैंने कई बार कहा है, आप लोग को दिखाया भी है कि मार्केट में सिर्फ प्राइस नहीं होता, प्राइस एंड टाइम होता है. तो अगर 22,800 में रुक जाती और 19 फरवरी तक, चलो 20 फरवरी भी एक दिन और आगे टाइम दे देते, उसके अंदर रुक जाती तो फिर ठीक है, वी वुड हैव लुक्ड एट सम गेन्स टू बी मेड. बिकॉज प्राइस एंड टाइम नेक्सस जब आ जाती है तब मार्केट में मूवमेंट चेंज का इजाफा होता है. But once 19th February turn date was ignored by the market. The price was not ignored, but exactly when it came on to the 20th, the prices started falling further, and by 21st, you had a closing below the 22,800 level. On the futures, it was exactly at 22,800, give or take some couple of points. So you said, अच्छा चलो ये एकदम neck to neck चल रहा है, टाइमलाइन नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्राइस तो है. फिर आपने 24 को देख लिया कि प्राइस को क्या हुआ. वहाँ यूएस में गिरावट हुई तो अपनी सपोर्ट लेवल की धज्जियां उड़ गए. क्या हुआ कि 24 को इट ओपन विद अ बिग गैप और हो गया 22,600.
briefly went below that also. तो इसकी संभावना मैंने उस ट्वीट में या उस चार्ट में हैंडल करी थी. आई सेड इफ दिस ब्रेक्स, कि ये अगर 19 को टर्न नहीं हुआ और 22,800 को भी तोड़ दिया, देन इट विल गो डाउन. और यहाँ जा करके मैंने दूसरी चीज दिखाई दे कि दिस इज द प्रायर सपोर्ट लेवल, एंड दैट प्रायर सपोर्ट लेवल वाज कमिंग अराउंड 22,387. और उसके साथ में एक फिबोनाची प्रोजेक्शन भी था, और वो सब मिला के नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा था 22,387. तो जब 21 को ये नीचे की बंद आई, तभी लगा कि नाउ वी विल सी समवेयर अराउंड 22,400 लेवल्स. और देन इफ यू डू मोर मैथ, you will then come up with more supports in and around that levels. 22,100 में है, 22,200 में है, 300 में है, 400, 500, 600, सारे 100 पॉइंट छोड़ के सभी जगह सपोर्ट्स थे. Which meant what? It means that the pace of decline will slow down. आगे आप देखेंगे तो pace of decline जो था वो काफी brisk रहा. Cut, the market was coming down. A small rally, again it came down. Then, after it hit this 22,800, it started going sideways. तो ये जो पिन पॉइंट करा था मैंने 27th of January को कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और वो करीब एक महीना, almost 3 weeks and all that it lasted, and then it broke. So now the question becomes, now what? अभी ये तो कुछ 161.8% प्रोजेक्शन है, तो वो एक मिल रहा है. फिर आगे अन्य मेथड से भी यही कहीं आ रहे हैं. बट देन देर इज नो टाइम काउंट हियर. तो व्हाट विल वी हैव टू डू? वी विल हैव टू मूव. ये जो टाइम काउंट है, जो मैंने यहाँ 19 फरवरी के लिए मार्क करी थी, उसको हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा. Okay, you'll have to shift that time count. और अगली टाइम काउंट जो आ रही है, that is coming in the range of about 4th or 5th of March. Okay, that is the next time count that I have worked out. So now you got a price projection and you got the next time projection to check. अब वो 22,400 में रुके, 22,300 में रुके, that's all. 100 points can be handled by anybody at any time. It's no big deal. But what is critical is that price and time should meet. So now we have our next projection to look for. This is all for the shorter term, and that will be the situation. So now that is what I'm looking for. वहाँ पर मुझे price time nexus मिले तो ठीक है. तो I will be kind of looking for that in the days ahead. Now that's about roughly a week away, so not too much to wait. उसके अंदर तो ये मंथली एक्सपायरी भी हो जाएगा, और some positions will all get settled. पैनिक धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी पोजीशन हल्की हो जाएगी. पीपल मे नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड देयर पेंडिंग लॉन्ग्स एटसेट्रा. दैट वी विल नो जब एंड ऑफ द मंथ बदला देखेंगे अपन कि भाई फेब से मार्च की जो प्रीमियम की क्या गति है, बेसिस की क्या गति है, ये सब अभी अपने को स्टडी करना होगा. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज द शॉर्ट टर्म चार्ट्स आर कंसर्न्ड. बट अभी सिलसिला क्या है कि देर इज फार टू मच ऑफ नॉइज where we have been talking about this level and that level, and everybody has become a technical analyst today. Why? Because whatever they tried to tell you on fundamental side did not work. पहले वैल्यूएशन के स्ट्रेच्ड है किए, बेचे किसने? किसी ने भी नहीं बेचा. जिसने बेच दिया वो बाय लक बेचा, या ही वाज फोर्स्ड टू सेल. बाय डिजाइन किसी ने नहीं बेचा.
बड़े बड़े महारथियों ने भी नहीं बेचा, आपने पेपर में पढ़ा कि इसका इतना उड़ गया, उसका उतना उड़ गया, हमारा भी उड़ गया। किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50-60, उड़े तो सबके है पोर्टफोलियो। तो अब ज़रूरत हो गई कि थोड़ी लॉन्ग टर्म की और ध्यान दें, राइट? सो वी नीड टू लुक एट द लॉन्गर टर्म स्टफ। तो अभी लॉन्ग टर्म क्यूज में क्या है, तो उसमें मैं थोड़ी सी outside of technical analysis, outside of the current picture, I'm going to go and make an effort to show you some set of things that we need to consider. So, here is a chart that I'm showing you, okay? And that is a chart of, let me just blow this up a little for you so that, yep, there you are. This is a chart of the US 10-year yields versus the MSCI Emerging Market Index. Now, some of you might be wondering कि यार अपन वीकली लेवल्स के बात कर रहे थे, इंडेक्स लेवल 22,800 ये वो, और ये आदमी कहाँ चले गया, US 10 ईयर वर्सेस MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। देखिए, जो कुछ भी आज हो रहा है, ये सब बाहरी कारण से हो रहा है। Is there anything wrong in India? Yes, there is something which is wrong. We'll come to that also. But the genesis of most of what is happening is coming out of America these days. So US 10-year yield is something very important because that is having its fangs in other places. So ये MSCI Emerging Market Index is something which will cover the way Indian markets behave, the way foreign funds flow. तो ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स है दैट इज इन ब्लू एंड the red line is the emerging market index. What is very obvious here that there is a perfect inverse correlation between them. तो ये बढ़ता है तो ये घटता है, फिर ये घटता है तो ये बढ़ता है. So they are inversely correlated. US 10-year right now is going up. MSCI is going down. Why should this matter to us? You may well ask. तो मैंने एक और चार्ट इधर बताया. This is the EEM index, that is the MSCI Emerging Market Index with the Nifty. अब आप देखेंगे कि these are correlated index, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है. तो आप यहाँ पे देखेंगे, so this goes up, this also goes up, this goes down, this goes down. Briefly यहाँ पर घटा था, then this went up again and this went up again. Okay, so now there is a little bit of dissonance which is going on, but they are very well correlated. So if you combine these two, then what it says is that our index Nifty is also kind of inversely correlated with the US 10-year yield. तो अभी अमेरिका से सारे सिलसिले शुरू हो रहे हैं, तो we should go and see what the US 10-year is doing. Okay? So US 10-year has shot up. If you see the history, US 10-year was trading at 0.5. 0.5 से करीब 5% हो गया था उस. तो 10 गुना बढ़ गया. So that's a lot, right? In any market, 10x is a big move. अब वहाँ से थोड़ा it has moved back. Now this is a chart of the US. This is a chart of the US 10-year. अब आप यहाँ देखेंगे कि US 10-year is yielding slightly. It had gone to about 480, 487, and now it has dropped down to about 440, and it is trading somewhere in and around those set of levels, right? What I've done on this is I have drawn Gann angle lines. Now, Gann angle lines are something that I use extensively for finding supports and resistances.
So I had drawn this Gann angle lines when the US 10-year started going up, and you can see that the top was made perfectly against this, and now the bottom is being made perfectly against this. अच्छा, अब सिलसिला ये है कि यहाँ पर बॉटम बन रहा है कि ये बॉटम भी टूट सकता है. व्हाट डू वी वांट? अगर इन्वर्स कोरिलेशन है तो हम चाहेंगे कि ये यूएस 10 ईयर यील्ड की जो चार्ट है, ये जो गैन सपोर्ट है, इसको तोड़े. इसको तोड़ने से क्या होगा? 4.4% की यील्ड जो है वो टूटेगी, और ये जो लास्ट लो है वो करीब करीब 4.3938 ऐसे कुछ है, वो भी तोड़ेगा. तो देन गैन एंगल का रूल है, इफ यू ब्रेक वन एंगल you should probably go till the next angle. So where is the next angle? That is around 4.2 or even 4.15, 4.2 के बीच में. अब आपको लगेगा कि ये छोटे छोटे अंक में गिरने से क्या होता है, बट ये अपने इक्विटी स्टॉक्स की तरह नहीं है. दे मूव इन फोर्थ डेसिमल पॉइंट्स. ऐसे छोटे छोटे मूव में बड़े बड़े इम्पैक्ट्स आ जाते हैं. सो लीव दैट अपार्ट. व्हाट वी नीड टू लुक एट ऑन द चार्ट्स इज वेदर दिस सपोर्ट होल्ड्स एंड द 10-year yields go up, or by our good fortune the 10-year yields break this chart and start going down. Then we can get a rally in our market because of the inverse correlation. So the chart to look at now won't be Nifty. The chart to look at now is not the OI position in index futures of FIs and all that. They are looking at all this and then they are doing their job. But as a layman also, you can open this chart. आप trading view में जाइए और US 10Y type करिए. If you type US 10Y in trading view, you will get this particular chart. और इसको आप ट्रैक रोज करिए, इंट्राडे में करिए, एंड ऑफ डे में करिए. रियली डजंट मैटर. व्हाट यू नीड टू सी इज वेदर द यूएस 10-year yield goes up from here again. Reasons can be many. अभी इतने सारे रीजंस आएंगे अमेरिका से, वो सब अपन जान भी नहीं कर सकते और अपनी समझ के भी बाहर हो सकती है. इसलिए technical analysis is the simplest and most direct way of reading all the brains of all the other massively intelligent people who are at work in the markets. So our work is drawn down to these two. अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो 10-year yield चलते हैं along with mixed with many other things will also decide what will be the movement in what shall I say, the US dollar. अब ये US डॉलर की जो चार्ट है वो it is here. This is the chart of right. We have looked at this and sorry. Similarly, I have drawn Gann angles to this, and you can see that very similar picture with the 10-year bond yield. तो वो दोनों एकदम कोरिलेशन में चलते हैं. अभी अपनी रुपी वीक क्यों है? क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ है. अब डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों है? उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, वो अपनी कंसर्न नहीं है और मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं चार्ट को देखता हूँ और थोड़ी बहुत तो इधर उधर पढ़ लेता हूँ, क्या है लॉजिकल चीज़, थोड़ी बहुत फंडामेंटल की समझ रखता हूँ. उसके ज़रिए मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं देखता हूँ. और अभी मुझे मेरा चार्ट ये कह रहे हैं कि भाई 10-year yields chart is down into support the DXY which is the dollar index. तो आप ट्रेडिंग व्यू में जा करके DXY और ऑल में डालिए सिंबल्स ऑफ ऑल एंड देन यू टाइप DXY, यू विल गेट दिस चार्ट. तो ये चार्ट भी it is showing us the same thing, that the dollar is also at a critical juncture. अब यहाँ से डॉलर गिर जाए, that means dollar becomes weak, then there is a chance that the rupee can become little bit stronger. There is no direct correlation. ऐसा नहीं कि कल DXY टूट जाए तो डॉलर अपना रुपी बढ़ जाएगा. There are many more factors which are associated with it, but
This chart will tell us that the dollar is strengthening or weakening. And DXY, you have to remember, is a combination of 6 of the top world currencies, जिसमें यूरो भी है, जापानीज येन भी है, चाइनीज युआन भी है, ऐसे बहुत सारे हैं, स्विस फ्रैंक भी है, all those are there. And it's a collection of all these and how those currencies behave. So it's a cross currency indicator. तो यहाँ अगर यूरो स्ट्रांग हो जाए उसके कारण डॉलर घट जाए, ये भी संभव है, और वाइस वर्सा, सो मेनी थिंग्स. बट व्हाट इज रेलेवेंट टू अस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द रूपी वीकनिंग हॉल्टिंग इफ द डॉलर स्ट्रेंथनिंग स्टॉप्स. ठीक है, सो ये भी अपने को ट्रैक करना है. अगर आप दोनों ट्रैक करें तो बेहतर, एक ही ट्रैक करें तो भी चलेगा. Track the US 10-year yield because that has ramifications which are larger, and that is what is tracked by all global managers, etc. तो ये हुआ important macro factors that we have to talk. अच्छे, तो इस पे निर्भर है कि how FI funds will move. What has been one of the biggest problems of ours? FI तो बेच ही रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं. अभी 1 लाख करोड़ प्लस बेच दिए जनवरी में, अभी फरवरी तो 2-3 हफ्ता हुआ, करंट मंथ में भी कोई 20-30 हज़ार करोड़ बेच दिए, एंड देयर डजंट सीम टू बी एनी रिस्पाइट फ्रॉम दैट. एंड एज लॉन्ग एज दे कीप selling and they keep shorting in index options and futures and all that, we will continue to see the pressure. तो एफआई सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि उनका यील्ड ठीक हो गया? नॉट रियली. इंडिया का भी तो बैंड बजा. तो आज अगर आप ये चार्ट देखेंगे, दिस इज निफ्टी क्वार्टरली पैट, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड इफ यू सी नीचे आप स्केल देखेंगे, दिस इज ऑल बाय क्वार्टर्स. अभी आप देखेंगे Q1 FY24 विच वाज मेनी क्वार्टर्स बैक, वहां पर सबसे बढ़िया ग्रोथ था, 35% ग्रोथ इन पैट. तो लाइफ वाज जिंगलाला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड द मार्केट्स वेर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. उसके बाद आप देखें, इट इज अ स्लोली स्लाइडिंग ग्राफ. 29 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 12 हुआ. 12 कब हुआ? Q4 FY24. दैट इज बाय एंड ऑफ FY24 वी हैड ड्रॉप टू 1/3 of the PAT growth earlier. उसके बाद आप देखिए Q1 FY25. See the difference between Q1 FY24 and Q1, ये रहा आपका Q1 FY24, 35%, और ये रहा आपका Q1 FY25 which is 4%. तो पिछले 4 क्वार्टर देखेंगे या पिछले 3 क्वार्टर हम देखेंगे, 4%, 4% और 5%. दिस इज मीजली प्रॉफिट ग्रोथ. अब वैल्यूएशन एक चीज है, इंडिया इज ओवर वैल्यूड, ये वो कह रहे हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ भी तो एक चीज है ना. पीपल आर बाइंग स्टॉक्स टू प्रॉफिट, एंड यू विल प्रॉफिट ओनली इफ कंपनीज प्रॉफिट. इफ कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ इज हैपनिंग एट वेरी एनीमिक लेवल्स of 4% and 5%, then the big investors are not going to be there. तो ये एक प्राइमरी वजह है जिसके कारण ऑल्सो एफआई की एग्जिट हो रही है. 35% का जब भी 4% हो जाए तो कौन इसको खरीदेगा? क्यों आएगा यहाँ? अब 4% की ग्रोथ है, आपकी एफआई की प्रॉफिटेबिलिटी 4% हो गई है. इफ यू जस्ट डू द कॉम्प्लिकेटेड मैथ विच इज एसोसिएटेड विद देयर प्रॉफिटेबिलिटी. बट जब भी कॉर्पोरेट ग्रोथ नहीं आ रही है तो एफआई किस उम्मीद से यहाँ रुपया डालेंगे? तो दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस दैट एफआईज आर ऑल्सो नॉट पुटिंग मनी. एंड इफ इट रिमेन्स लाइक दिस, then the chances that any FI money will return is also very low. अच्छा, so this is another one. Now let us see what has happened. अभी अपन बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत हिट हो गया, बहुत स्मैश हो गया एंड ऑल दैट. बट यू नो विच इज द बिगेस्ट लूजर? द बिगेस्ट लूजर इज निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी जूनियर. आप यहां देखो, निफ्टी नेक्स्ट जूनियर गिरावट है 25.32% फ्रॉम द हाई.
आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यहाँ पर मैंने डाले हुए आंकड़े, निफ्टी हैज फॉलन 13%, मिड कैप हैज फॉलन 20.4%, स्मॉल कैप हैज फॉलन 24%। और ध्यान रहे कि निफ्टी जूनियर इज कंपोज्ड ओनली ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स, द सेकेंड सेट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। अब ये लार्ज कैप सेफ रहेगा, लार्ज कैप परफॉर्म करेगा, ये सब नॉनसेंस हो गए ना इसके सामने। जब आपके सेट, द सेकेंड सेट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स ऑफ द मार्केट आर द बिगेस्ट डिक्लाइनर्स, बिगेस्ट लूजर्स, तो उस थ्योरी की भी धज्जियां उड़ गई। स्मॉल कैप बोले मैं और आप ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो हम इतना टूट गए 24%, समझ में आता है। बट ये जो लार्ज कैप स्टॉक है ओवर रिसर्च्ड है, ओवर ओन्ड है, सब महारथी लोग ओन करते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन ओन करते हैं, और उसमें स्मॉल कैप से भी अधिक बीटिंग। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? सो what this destroyed is another concept of the market, कि large caps don't fall, large caps fall a great deal. अच्छा, मैं इधर एक और चीज दिखाना चाहता हूं। in the macro thing that we are looking at is the comparison of P ratio. अब P ratio valuation में सब लोग यूज करते हैं, इंडिया इज वेरी एक्सपेंसिव, तो P ratio करंटली क्या हुआ है? अभी सारे के P ratio घट गए। यहाँ मैंने 4 इंडाइसेस दिखाए, एक है आपका स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक निफ्टी और एक निफ्टी नेक्स्ट 50। अब नेक्स्ट 50 तो सबसे है बॉटम में। दिस इज द फॉल दैट यू हैव सीन, बट वी टॉक्ड अबाउट द फॉल, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी रेशियो विच हैज मिड कैप। मिड कैप हैड द हाईएस्ट वैल्यूएशन 45 टाइम्स यहां पर। अब ये 45 से 30 टाइम्स हो गए। That's quite a big fall, right? It's like a 33% fall in valuation terms, right? In the same way, I have listed out here all the falls. Your small cap was also 44 at the peak. जो यहाँ पर peak बनाया था, this was 44 times. And then from 44, it has drawn down even more to 27 times. अब आप 5-year history देखेंगे ना, तो mid cap at 30x or small cap at about 25x, right? These are all drawn down to some reasonable valuation levels. अब आपकी जो निफ्टी है, that went down from 24 times to 20 times, around 19 times, and all that you consider that also to be fairly valued. अब आपका जो निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 या जूनियर 50 gone down from 27 to 21. So the reason for showing you this is that while the fall has been only about 4 to 5 months, the extent of the fall has been very large. So valuation, which was a big problem, lots of people continue to say it is a big problem. Maybe yes, this may not stop here. Your mid cap can go down from 30 times to 25 times. That is possible, and you may see some more declines. But it is not Armageddon time. Armageddon is that horrendous situation of the universe where everything is going to come to an end. ऐसा तो सिचुएशन है नहीं अभी, क्योंकि आपका अच्छा खासा ड्रॉडाउन हो चुका है और आपके प्राइस में भी अच्छा खासा ड्रॉडाउन हो चुका है। आपके बड़े बड़े इंडाइसेस जो है, दे आर ड्रॉन डाउन सब्सटैंशियली, एंड देयर मे स्टिल बी सम अमाउंट ऑफ फ्रॉथ लेफ्ट इन operator driven stocks or on stocks which had no real value and there was just froth which was built into it, वो सब शायद और घटे। लेकिन जो ये सारे इंडाइसेस में है, मिड कैप इंडेक्स में है, स्मॉल कैप इंडेक्स में है, इसमें और बड़ी बड़ी गिरावट आने का संभावना कम है। So if those stocks are not going to fall and the indices are not going to fall much, which is what we were looking at when I showed you the first chart, saying that the next support should be in the region of 22,600 to 22,200. आज तो 22,600 तो पहुंच गया। हो सकता है कि थोड़ा सा और डाउनसाइड वोलेटिलिटी और लोकलाइज वोलेटिलिटी, एक्सपायरी रिलेटेड, फियर रिलेटेड, पेन पे आउट रिलेटेड, ये सब कुल मिला के थोड़ी बहुत और गिरावट आ जाए, बट वी आर लुकिंग एट somewhere near the lows. And so therefore, here is what is needed.
We need FIs to come back, or at least we need them to stop selling. जब तक अपनी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस सुधरेगी नहीं तो वो लोग नया खरीदी तो करेंगे नहीं. अच्छा, अभी इतना सारा बेच चुके, लेट अस ओनली होप कि उनका क्वांटिटी खत्म हो रहा है. 22% की ओनरशिप थी, अभी 14% की ओनरशिप पे आ गए वो लोग. सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ बिग ड्रॉ डाउन. Then for them to look at India again, earnings need to improve. So then your profitability needs to improve. तो आपको थोड़ा अगले रिजल्ट पे ध्यान देना पड़ेगा. अभी 4 और 5% प्रॉफिट ग्रोथ मैंने दिखाया चार्ट में आपको. अगले में there has to be an improvement. So everything is going to happen a little slowly. But we may have, so therefore what I'm saying is, price wise we may be getting done, but time wise we may still have some more to go. The rupee has to stop weakening. If the rupee has to stop weakening, then the dollar has to stop strengthening. Now that is a gamut of other factors. तो वो अगर हो जाए तो ऑटोमेटिकली डॉलर स्ट्रेंथनिंग कम होगा, तो रुपी वीकनिंग भी शायद कम हो सकता है. एंड देन वीक रुपी लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? सो these two need to happen together. Rupee needs to stop weakening, dollar has to strengthen. उसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि US yields have to start falling. ये भी मैंने आपको चार्ट दिखाया, दोनों सपोर्ट पे थे. So that is something that we have to see. अगर ये सब होते हैं, then they will have to start translating into buying in stocks. वो अगर होते हैं तो charts will start showing strength. So that is why the last thing we need to see is keep watching the charts to see whether strength is returning to individual stocks. वो लार्ज कैप में आएंगे, बड़े स्टॉक्स में आएंगे, पॉपुलर स्टॉक्स में आएंगे, ऑपरेटर पेट्रोनाइज स्टॉक में आएंगे, मेरिट वाले स्टॉक्स में आएंगे. तो दे विल ऑल हैव देयर ग्रेडेशन एंड दैट विल ऑल कम बाय मेरिट. तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू वॉच नाउ इन द मैक्रो. ये रोज का जो इंडेक्स है और रोज का गिरावट है, आज 100 बढ़ा कल 200 घटा, ये देखते रहने से अपने को बहुत ज़्यादा क्लू मिलना नहीं है. तो यू प्लीज स्टार्ट पेइंग अटेंशन एटलीस्ट फॉर द कमिंग सेट ऑफ वीक्स ऑन सम मैक्रो, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो. और ये एक चार्ट मैंने बताया कि ये market has slipped. These again are long-term GAN trend lines that have drawn to the Nifty, and you can see that as it comes on, it respects these GAN trend lines, and then now that GAN trend line is broken here, and then these vertical lines are the timelines that I have drawn. आप देखेंगे तो precise timelines के आसपास से मार्केट टर्न भी करता है. अभी बड़े साइकिल पे, छोटे साइकिल पे मैंने बताया आपको मार्च 3rd, 4th, 5th के आसपास है. बड़े साइकिल में ये कोई अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल 7th के आसपास वहाँ पर आपको एक टर्न आपको मिल सकता है. तो आप अप्रैल 1st वीक तक शायद आपको राह देखना पड़े. और ये जो है दिस कैन कम डाउन टिल अबाउट 22,000. मैंने ऑलरेडी बताया 22,000 से लेके 22,500 तक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है. तो यहाँ से गिरावट की गति ज़रूर कम हो सकती है और 22,000 से लेके 22,500 के बीच कहीं भी सपोर्ट मिल सकता है. और समय निकालेगा तो उस समय के बारे में शॉर्टर टर्म में मैं आपको आई विल गो ऑन गिविंग यू एन अपडेट ऑफ हाउ द थिंग्स आर. ये एक नंबर अपने को ट्रैक रखना है FI का. देखिए वेदर दे आर सेलिंग इन कैश और दे आर सेलिंग इन डेरिवेटिव. वी हैव टू कीप ट्रैक. We have to keep track of this, कि भाई whether the market is able to regain above a falling GAN line. So this chart I showed you with the shifted time, वो जो प्लस है मैंने आगे शिफ्ट करा टू 3rd और 5th मार्च के बीच में, वहाँ पर ये 22,400 या 300 के आसपास कहीं सपोर्ट मिलता है कि नहीं, ये सब अपने को देखते चलना है. तो this is all I have for you in this episode number 10 of Charts and Beyond, where I talked about the short term briefly, but I talked more about the long term and about what needs to happen. तो इसका ट्रैक रखिए और इस पे ध्यान रखिए. रोज का जो 100 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इससे थोड़ा सा बाहर हटिए. अभी
बड़े टर्निंग पॉइंट के टाइम पे अपने को बड़ा पिक्चर देखने की ज़रूरत रहती है. So, with this, I will say goodbye to you, and I hope you have got an idea कि the short term is influenced by the long term. तो इसलिए हमने अब की बार लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा बात करें और उसको शॉर्ट टर्म में कैसे ले जाए वो भी मैंने एक्सप्लेन करा. चाहे तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन मेड. तो इस पे गौर रखिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए, और जितने आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं नया, देखिए मैं कोई पीरियोडिसिटी से वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको एक सूचना मिल जाएगी. एंड आई मेक वीडियोज़ व्हेन आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से. ये रोज़ आके आपको बताऊं कि 2200 में सपोर्ट है, 22400 में रेजिस्टेंस है, इसको मैं बहुत मीनिंगफुल नहीं समझता. ये everybody knows this already, and there is enough services doing this already. I want to tell you about when big turning points are there, or when they are ahead, or when they are not going to happen immediately, etc. So please remain tuned into our channel, and with that I bid you goodbye. This is Dr. Narayan saying goodbye until we meet again. Thank you so much for staying till the end.